अच्छा, आप लोग बार बार कहते होगे कि क्या सरकार इमरजेंसी लगा सकती है, और इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई थी 1975 से 1977 के बीच में, जिसके बारे में आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। आपने ये भी सुना होगा कि कैसे एक केंद्र सरकार स्टेट्स की सरकार को भी बर्खास्त कर सकती है। तो इसी को कहते हैं इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। जी हाँ, मैं हूँ संदीप श्रीवास्तव, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए अब मैं लेके आया हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लेक्चर्स की एक सीरीज़, और इसी के तहत हम लोग पढ़ेंगे इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये मैं आपके लिए बना रहा हूँ, तो आप भी मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो हम लोग पढ़ते हैं इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब ये इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ती क्यों है? कुछ बातें हैं, जैसे अगर सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिवेलियन देश के अंदर हो जाए, कुछ बात हो जाए ऐसी, कुछ नाराज़गी लोगों में हो जाए और एकदम से सशस्त्र लोग अपने हथियारों को लेके और घरों के बाहर निकल के आ जाएं लाखों करोड़ों की संख्या में, और ऐसी कंडीशन में फिर इमरजेंसी लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है। या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी किसी स्टेट में बिल्कुल ध्वस्त हो जाए। देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी सरकार 40% अगर उसको वोट लगभग मिल जाते हैं, एक देखा गया ट्रेंड, तो वो सरकार अपनी बना लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि रेस्ट ऑफ 60% लोगों ने उनको वोट नहीं दिया। अब बहुत सारे, क्योंकि ये संसार सागर है, कभी ऐसे कोई व्यक्ति भी आ गए, क्योंकि पारिवारिक पार्टियां भी इस देश के अंदर आने लगी हैं जिनके यहाँ इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं होता है, यानी कि एक राजा वाला सिस्टम। उस परिवार का जो मुखिया होता है वही उस पार्टी का राजा भी होता है और उसका भी मुखिया होता है, यानी कि डेमोक्रेसी सिस्टम नहीं है उसमें, यानी कि वो जो निर्णय लें वही सही है। मान लीजिए उनका दिमाग फिर गया और उन्होंने कोई ऐसा निर्णय ले लिया कि जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया, यानी कि वो 60% लोग, उनके साथ अत्याचार शुरू हो जाए, उनके साथ प्रॉब्लम शुरू हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में फिर भले ही डेमोक्रेटिक तरीके से वो चुने गए हैं, इसके बावजूद भी ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरीज वहाँ पे आ जाएगा। ऐसी कंडीशन में फिर जो यूनियन गवर्नमेंट है वो वहाँ पे इमरजेंसी लगा सकती है। एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी भी होती है, जैसे अभी आप लोग सुन रहे होंगे ना श्रीलंका के बारे में, वेनेजुएला देश के बारे में भी आपने सुना होगा कि ये किस तरह से ये देश बर्बाद हो गया। उसी तरीके से दोस्तों श्रीलंका की भी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, और किसी भी देश की फाइनेंशियल पोजीशन कभी भी ख़राब हो सकती है। ये कोई बहुत ऐसी बात नहीं है कि सब कुछ हमेशा सब कुछ सही से चलता है। भारत का भी अगर देखें तो 1990 जब भारत में LPG आया था, तब उस समय भी भारत को बेल आउट पैकेज दिया गया था, और बेल आउट पैकेज की यही खास बात है कि वर्ल्ड बैंक अपनी तरफ से कुछ शर्तें लाद देता, और उसी की वजह से हमें LPG भारत में लेके आनी पड़ी। और हालांकि ये भारत के लिए बहुत अच्छी भी रही। हम लोग डरते थे विदेशी कंपनियों को भारत में लाने के लिए या एकदम प्राइवेटाइजेशन करने के लिए, लेकिन इसी प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन ने हमें बचाया है। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है देशभक्ति, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है देश के लिए सोचना, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है भारत के या आपके देश के नागरिकों का अत्यधिक मेहनती और ईमानदार होना। जिस देश के नागरिकों में यह चीज़ है, वो हार्ड वर्किंग है, वो ऑनेस्ट है अपने देश के लिए, तो ऐसे देश कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी में नहीं जाते हैं। समस्या तभी आती है जब मुफ्तखोरी, आलस्य, करप्शन, भ्रष्टाचार और इसी तरह की जो कुरीतियाँ आती हैं, तभी फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है। हम लोग छोटे छोटे थे तो क्लास 5th में भी फेल हो जाते थे अगर स्टूडेंट पढ़ते नहीं थे। आज सरकारों ने 10th के बोर्ड में भी किसी को फेल करने से मना कर दिया है। क्या है ये? आप लगातार बच्चों को छोटे उम्र से ही मेहनत नहीं करना सिखा रहे हो, सिर्फ तुष्टीकरण के लिए। और जब छोटी उम्र से ही बच्चा आराम से पास हो जाता है तो फिर वो आगे भी मेहनत नहीं करता पढ़ाई में, और इसके बाद मॉडल, नकल, चीटिंग, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। और जब बहुत सारी पीढ़ियां इस तरह की आ जाती हैं तो फिर ऐसे देशों में फाइनेंशियल इमरजेंसी लग ही जाती है, क्योंकि लोग स्किल्ड ही नहीं है ना। और स्किल्ड तो छोड़ो, लोग मेहनती नहीं है, हार्ड वर्कर नहीं है।
तो ये सारी चीज़ें जब तक इस देश के नागरिकों में नहीं आएंगी तब तक वो देश फाइनेंशियल इमरजेंसी उसमें आ सकती है। जापान देखिए ना, जापान पूरा नष्ट कर दिया था अमेरिका ने, लेकिन वहाँ के लोगों की एक खास बात थी कि वो लोग बहुत हार्ड वर्कर और वो अपने देश से प्यार करने वाले लोग होते हैं। और वो उठे, उन्होंने किसी सरकार से फ्री में खाना नहीं मांगा, फ्री में चीज़ें नहीं मांगी, उन्होंने नहीं कहा कि हमें कुछ भी सस्ता चाहिए, बस वो उठे और उन्होंने काम करना शुरू किया। और आज टापुओं वाला देश, खेती भी पता नहीं उसमें कैसे होती होगी, आज दुनिया के टॉप इकोनॉमीज़ में से एक है। तो ये सब एग्जाम्पल हैं। चलिए, हमने बहुत सारी बातें कर ली। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो नेशनल इमरजेंसी, इसका प्रोक्लेमेशन कैसे होता है। तो प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, तो आर्टिकल 352 इसको कहेंगे। तो इसके अनुसार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये नेशनल इमरजेंसी भारत में लगा सकते हैं जब उनको लगता है कि कोई लड़ाई भारत में हो गई है या इंटरनल कोई रिबेलियन भारत में हुआ है। ऐसी कंडीशन में वो नेशनल इमरजेंसी लगा देते हैं। ऐसे टाइम पे आपका राइट टू फ्रीडम टू स्पीच और एक्सप्रेशन है ना, इसके अलावा एसोसिएशन जो बनाने की आपकी पावर थी और प्रैक्टिस और प्रोफेशन करने की जो पावर है वो आपकी उस समय सस्पेंडेड हो जाएगी, क्योंकि इस समय देश को बचाना है। तो कुछ आपके जो फंडामेंटल राइट्स है वो सस्पेंड कर लिए जाएंगे और फिर जब स्थिति सामान्य होती है तब इसको वापस लिया जाता है। दूसरी टाइप की इमरजेंसी आर्टिकल 356 है, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। स्टेट के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट बर्खास्त कर दी जाती है। तो इन केस ऑफ फेल्यूर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इन स्टेट, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ये भारत में आर्टिकल 356 लगा सकते हैं और इसके तहत राज्यों की सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। अच्छा, भारत में कितनी बार आर्टिकल 356 का प्रयोग हुआ है, इसको अगर आपको जानना है, आपका मन में आ रही होगी बात ना, इसको आपको जानना है तो मैं आपको वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, बताता हूँ कि भारत में कहाँ कहाँ कितनी बार आर्टिकल 356 लगी है। चलिए हम लोग चलते हैं इस वेबसाइट पे। तो ये देखिए, विकिपीडिया हमारे सारे क्वेश्चन का आंसर दे देता है। तो ये जम्मू कश्मीर है, ये दिल्ली है, यहाँ आता है। ओके, ये देखिए आंध्र प्रदेश में दो बार आर्टिकल 356 का प्रयोग किया गया। एक बार 1973 में और एक 2014 में, जब वो सेपरेट तेलंगाना स्टेट बनाया था। और आपका मन कर रहा होगा जानने का, बिहार। तो बिहार में पहली बार लगाया गया था 1969 में, जब मेजॉरिटी नहीं मिली थी पार्टी को। 242 डेज तक लगाया गया था। और ये सबसे लास्ट जो है वो 2005 में लगाया गया था, है ना। और दिल्ली में भी लगाया जा चुका है। यस, ये देखिए दिल्ली में है, गुजरात में भी लगा चुके हैं, हिमाचल प्रदेश में 2 बार लगा है, जम्मू कश्मीर में तो चलो लगता ही रहता है। और इसके बाद झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश में भी लगाया जा चुका है। कितने बार? 1 2 3 बार। अच्छा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब में भी लगाया जा चुका है कई बार। कितनी बार? 1 से लेके 7 8 बार। राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश में कितनी बार? 9 बार। ओ गॉड। लास्ट टाइम पे लगाया गया था ये 2002 में, 8 मार्च 2002 में। तो ये है सारा। तो इसी यही, तो देखो विकिपीडिया ने बता दिया कितनी बार स्टेट इमरजेंसी भारत में लगाई गई थी। चलिए वापस से अपने लेक्चर पे आते हैं। तो अभी आपने देखा कि स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी यानी आर्टिकल 356, मैंने आपको वेबसाइट में ले जाके बताया कि कितनी जगह पे कितनी बार ये आर्टिकल 356 का प्रयोग हुआ है भारत के अंदर। इसके अलावा प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 360 कहता है कि भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी भी लगाई जा सकती है। उसमें फिर सारे जो पेमेंट्स होते हैं वो सब रोके जा सकते हैं और रोक दिए जाते हैं। सैलरीज वगैरह
और दूसरे जो बिल्स हैं ये सब रोक दिए जा सकते हैं। आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते हो। हालांकि भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी नहीं लगाई गई है, लेकिन ये लगाई जा सकती है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से ये हमारी इमरजेंसी पावर ख़त्म हुई है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर से मिलेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा स्टूडेंट्स। प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने शेयर किया है। थैंक यू।